नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की याचिका हाई कोर्ट से खारिज, वाराणसी कोर्ट में चलेगा मुकदमा। सोनम वांगचुक एनएसए के तहत गिरफ्तार एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस हुआ रद्द। गोल टोपी वालों ने वोट नहीं दिया, शिव ही सत्य, नीतेश रानी का बयान। भारत ने अमेरिका को दो टूक कहा, पहले ईरान और वेनेजुएला पर प्रतिबंध हटाओ। और भारत ने नाटो चीफ और तुर्की को दी कड़ी चेतावनी, गलत बयान स्वीकार नहीं। और अब खबरें विस्तार से। रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने स्पेशल कोर्ट वाराणसी के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा की निगरानी याचिका स्वीकार की गई थी। अब स्पेशल कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगी और तय करेगी कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया जाए या फिर नहीं। ये पूरा मामला सितंबर 2024 का है, जब राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है और क्या वे पगड़ी कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं। इस बयान को भड़काऊ और विभाजनकारी बताते हुए इसका विरोध हुआ था। वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस कथित भड़काऊ बयान के खिलाफ पहले सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता न मिलने पर उन्होंने कोर्ट को रुख किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए बाद खारिज कर दिया और जिसके बाद मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी, जिसे 21 जुलाई 2025 को विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया था। इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की दलील थी कि वाराणसी अदालत का आदेश गलत, अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उनके मामले के लंबित होने तक वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। लद्दाख के जाने माने सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हाल ही में क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वांगचुक को शुक्रवार को लेह पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वो दोपहर 2:30 पर निर्धारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले थे। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्हें अभी तक जेल नहीं भेजा गया। ये कार्रवाई तब हुई जब एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने उनकी गैर लाभकारी संस्था सेक्मोल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था। इस गिरफ्तारी से लद्दाख में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और तनाव पर चिंताएं बढ़ गई हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक ने लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने वाले बलि का बकरा बनाने की रणनीति बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि इस कदम का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र की मूल समस्याओं से निपटने से बचना है और सिर्फ बलि का बकरा ढूंढने से कोई हल नहीं निकलेगा। वांगचुक ने कहा है कि वो जन सुरक्षा अधिनियम के तहत संभावित गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि उन्हें जेल में डालने से समस्याएं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि युवा पहले से ही निराश हैं और इस समय चतुराई की बजाय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में हिंदू त्योहारों के बीच राजनीतिक बयानबाजी ने नया रंग ले लिया है। मुंबई के मानखुर्द में दुर्गा पूजा अपवित्र होने की घटना के बाद फायर ब्रांड मंत्री नीतेश राणी ने बड़ा बयान दिया है। राणी ने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार हिंदूवादी है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने पोस्टर आई लव महादेव के माध्यम से ये चेतावनी दी थी। राणी ने कहा है कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार हिंदू वोटों के समर्थन से सत्ता में आई है और गोल टोपी वालों ने इस सरकार को वोट दिया। उन्होंने त्योहार शांतिपूर्ण मनाने, लोगों को सहयोग देने और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त चेतावनी की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने राणी के बयान को भड़काऊ करार देते हुए कहा है कि संविधान की शपथ लेने वाला प्रतिनिधि ऐसी भाषा कैसे बोल सकता है। महाराष्ट्र में त्योहार और सियासत का ये संगम अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का नया मुद्दा बन गया है। ये देश हिंदुओं का देश है।
समभाव नहीं चलेगा। पहले हिंदुओं का हित देखा जाएगा और फिर बाकी सब गिने जाएंगे। और जो भी मग आता कुठे गेले ते गंगा जमुना तहजीब वाले मोठा भाईचारा आहे ना, मग आमच्या देवीचा हात तोडल्यानंतर का आम्हाला लेक्चर द्यायला येत नाही? काय या जिहादाने समजवत नाही का असे काही प्रकार करू नका? मग आम्हाला मीडिया समोर मोठा भाईचारा सर्व धर्म समभावचे टेप रेकॉर्डर चालवत बसतात। मग आमच्या देवी देवतांवर जे काही वाकड्या नजरेने बघणारे लोक आहेत, मी तुम्हाला सगळ्या हिंदूंना आज शब्द देऊन जातो की हे जे राज्य सरकार हे हिंदुत्वादी विचाराचं राज्य सरकार आहे, लक्षात ठेवा। आम्ही सगळे मंत्री आमदार हे हिंदुओंच्या मतांवर झालेलो आहे, हे लक्षात ठेवा। आम्हाला कोणीही गोल टोपी डाळेवाल्याने मतदान केलेलं नाहीये। आम्ही हिंदुओंच्या मतांवर इथे बसलोय। म्हणून मी सगळ्या जणांना सांगेन, कोणीही महाराष्ट्रातल्या या भागातलं वातावरण खराब करू नका। सरकार हिंदुत्वादी विचाराचं आहे। तुम्ही तुमचे सण शांततेत पूर्ण करा, साजरा करा आणि आम्ही आमचे सण व्यवस्थित साजरा करणार। कोणीही आमच्याकडे वाकड्या नजरेने बघायचं नाही। पोलीस खात्याने त्या 9 कार्ट्यांना अटक केलेली आहे। अजून 14 घ्यायच्या बाकी आहेत। जिकडे पण लपले असतील, ज्यांनी पण लपवले असतील। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हर एक को चुन चुन के पकड़ के अरेस्ट करेंगे, इतना समझ लेना। कोई छूटेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं। जो हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे मुंबई में कोई भी अगर वातावरण खराब करने की कोशिश करेगा तो ये हमारी देवा भाव की सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं। ये बोल दो अपने अब्बा को। भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में संदेश दिया है कि रूस से तेल की खरीद घटाना तभी संभव है जब उसे ईरान और वेनेजुएला से देशों से तेल खरीदने की अनुमति मिले। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी रणनीति स्पष्ट है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए विविध स्रोतों पर भरोसा। हाल ही में अमेरिका दौरे पर गई भारतीय टीम ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि रूस, ईरान और वेनेजुएला से तेल आपूर्ति में एक साथ कटौती वैश्विक तेल कीमतों को बढ़ा सकती हैं। भारत ने अमेरिका से अपील की है कि ऊर्जा व्यापार में लचीलापन दिखाया जाए। वहीं भारत अमेरिकी तेल और गैस आयात को बढ़ाने के लिए तैयार है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका भारत का स्वाभाविक साझेदार है और उसकी भूमिका भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम होगी। रूस से सस्ते तेल की खरीद भारत के लिए मजबूरी बन गई है क्योंकि देश अपनी 90% तेल जरूरतें आयात पर पूरा करता है। भारत की ये 2 टूक अमेरिका के लिए चेतावनी भी है और वैश्विक बाजार में उसकी रणनीति भी। भारत ने नाटो महासचिव मार्क रूटे के बयान को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई जैसी नाटो चीफ ने बताई। MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अहम संस्था के नेतृत्व से उम्मीद की जाती है कि वे जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ बयान दें। गलत बयानी या कयासों पर आधारित बातें अस्वीकार हैं। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाया। भारत ने अपना स्पष्ट रुख दोहराया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और साइप्रस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में नॉर्थ साइप्रस मसले पर चर्चा हुई। भारत के संयुक्त
राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप समाधान की वकालत की। जायसवाल ने अमेरिकी टैरिफ नीति, अवैध इमिग्रेशन और ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी अपडेट दिया। 20 जनवरी से 25 सितंबर तक कुल 2417 भारतीय नागरिक अमेरिका से वापस लौट आए। विदेश मंत्रालय ने ईरान के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अपने नागरिकों और आंतरिक मामलों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी के बावजूद भारत अपने रुख पर अडिग है। शुक्रवार की दोपहर बरेली का माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो गया। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद भीड़ ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी। अंततः पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। शहर के श्यामगंज और नौमहला मस्जिद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस तौकीर रजा ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था और इसके बाद सैकड़ों लोग पोस्टर बैनर लेकर नौमहला मस्जिद और श्यामगंज इलाके में इकट्ठा हो गए। पुलिस ने भीड़ को समझाने के लिए कोशिशें की, लेकिन प्रदर्शनकारी थे नारेबाजी करते हुए बैरिकेड तोड़ने लगे। लेकिन स्थिति तब और बिगड़ गई जब लोग आगे बढ़ने लगे और स्थानीय दुकानों को भी खतरा पैदा हो गया। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग इधर उधर भाग गए। स्थानीय प्रशासन ने श्यामगंज और इस्लामिया मैदान समेत कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के बावजूद शहर का माहौल फिलहाल तनावपूर्ण है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। ये घटना बरेली के लिए एक गंभीर संदेश है कि छोटे विवाद भी बड़े प्रदर्शन और तनाव का रूप ले सकते हैं। मुंबई के सबसे चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, वो नाम जिसने अंडरवर्ल्ड को दहला कर रख दिया और जिसने अपने 35 साल के सर्विस में किए 112 एनकाउंटर। अब उनकी जिंदगी बनेगी सिल्वर स्क्रीन की कहानी। जी हां, फिल्म का नाम है अब तक 112 और इसी फिल्म की तैयारी के बीच शर्मा पहुंचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के दरबार में। साथ थे फिल्म के डायरेक्टर अभिजीत पानसे, जिन्होंने पहले भी बनाई थी हिट फिल्म रेगे। आज ठाकरे से मुलाकात के बाद प्रदीप शर्मा ने साफ कहा है, ये कोई साधारण पुलिस वाले की कहानी नहीं, ये है अनटोल्ड स्टोरी जो जनता ने कभी नहीं सुनी। अभिजीत पानसे का दावा है, दुनिया ने देखा सिर्फ एनकाउंटर का ग्लैमर, पर इंसान प्रदीप शर्मा का दर्द, उनका संघर्ष अब बड़े पर्दे पर दिखेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर धुले, महाराष्ट्र तक का सफर और फिर मुंबई पुलिस का वो सफर जहां गोलियों की गूंज से अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य कांप उठा। अब तक 112 एक्शन, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर वो फिल्म है जो दिखाएगी सुपरकॉक प्रदीप शर्मा की जिंदगी का वो सच जो किसी ने नहीं देखा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या फिल्म भी शर्मा के करियर जितनी ही धमाकेदार रहेगी। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मराठवाड़ा में बाढ़ और भारी बारिश से हाहाकार है, लेकिन धाराशिव के परांडा तालुका में राहत का जायजा लेते वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार खुद बन गए सुर्खी। कर्ज माफी का जिक्र हुआ तो गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। घटनास्थल पर धाराशिव का परांडा तालुका किसानों से बातचीत कर रहे थे उप मुख्यमंत्री, तभी एक युवक ने पूछ लिया कर्ज माफी का सवाल। फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, इसी को दे दो मुख्यमंत्री पद। यही नहीं, अजित पवार ने कहा
सारे नाटक किए जा रहे हैं, लेकिन पैसे का नाटक नहीं किया जा सकता। गुस्से में उन्होंने जोड़ा, क्या हम यहाँ गोटियां खेलने आए हैं? सुबह 6 बजे से दौरा कर रहा हूँ, जो काम करता है उसी को आप परेशान करते हो। फिर किसानों के दुख दर्द को समझने की बात कही और 45,000 करोड़ सालाना मदद का हवाला दिया। बाढ़ राहत दौरा था, लेकिन कर्ज माफी के सवाल पर डिप्टी सीएम का ये तेवर अब महाराष्ट्र की सियासत में नया तूफान खड़ा कर रहा है। तिथे पाणी सोडावं लागलं। आता मला कोणीतरी सांगितलं इथल्या पुलावर हे पुलात 30% जास्त पाणी होतं। कधी स्वप्नात आपल्याला वाटलं नाही की एवढं पाणी येईल। धरणातलं पाणी आणि आपल्या प्री कॅचमेंट एरियातलं पाणी हे सगळंच पाणी उतारावर तिकडे आलं आणि म्हणून हे सगळं संकट उभं राहिलेलं आहे। परंतु तुम्ही धीर घालू नका। आम्ही सगळेजण मला कळतोय ना, आम्ही जायचो गोटे खेळायला आलोय। त्याला एवढं राव सकाळी 6ला सुरू केलं बाळा मी करमळ्याला। म्हणजे जे काम करतं ना त्याचीच मारा बरं होता। एवढं जीव तोडून चालतोय, हातून पण एका ठिकाणी जायचंय। आम्हालाही कळतंय ना, आम्ही लाडक्या बहिणींना आज किती मदत करतोय। आज 45,000 कोटी रुपये वर्षाला तिथं मदत करतोय। शेतकऱ्यांची वीज माफी केली, 20,000 कोटी रुपये भरतोय। इथं साधू वल्लाळ माझा कार्यकर्ता यांनी मला रात्री फोन केला। मुंबई के मलाड पश्चिम से रिश्तों को तार तार करने वाली चौंकाने वाली खबर। एक मां की सूझबूझ और पुलिस की फुर्ती ने मासूम की जान बचा ली। मारवाड़ी की जूलियस वाड़ी में 3 साल के बच्चे की हत्या की कोशिश कर रहा एक शख्स रंगे हाथों पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल आरोपी उस महिला से एक तरफा प्यार करता था। प्यार में ठुकराए जाने के बाद उसका जुनून जानलेवा बन गया। गुस्से में वो मासूम के गले में वायर का फंदा डालकर उसकी सांसें रोकने जा रहा था। तभी बच्चे की मां ने हिम्मत दिखाई, सीधे मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंची और मदद मांगी। पुलिस टीम मौके पर तुरंत पहुंची, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और देखते ही देखते आरोपी को पकड़ लिया। महज कुछ सेकंड की ही देरी थी, मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। मालवनी पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अगर आसपास किसी तरह का झगड़ा, हिंसा या खतरा दिखे तो देर न करें, तुरंत पुलिस को खबर दें। आपकी सतर्कता किसी की जिंदगी बचा सकती है। रात को मैं नाइट ड्यूटी पे था। नाइट ड्यूटी के होने की वजह से मैं पेट्रोलिंग से पुलिस स्टेशन में आया। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद एक हम लोग चौकी में बैठे हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठने के बाद एक लड़की औरत जो है 23 साल की, समीक्षा परब नाम था उनका, वो जुलूसवाड़ी में रहती है और वो दौड़ते आई और उसने बताया कि मेरे बच्चे की जान खतरे में है। मेरे बच्चे को उसका जो लवर था, लवर का नाम है सिद्धार्थ पटेल, उसकी उम्र 39 साल थी। ये दोनों में प्यार का चक्कर था। तो वो मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ जल्दी से चलो। तो हमने हमारी तुरंत 5 नंबर गाड़ी जो है वो बुलाया और गाड़ी को लेकर हम लोग जुलूसवाड़ी में गए। तो वहां पे जाने के बाद हमने देखा कि वो जो सिद्धार्थ पटेल था, उसने वहां पे ये जो औरत थी समीक्षा परब, इसका जो बच्चा था 3 साल का, उसको फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। उसको वहां पर एक्सटेंशन वायर थी, एक्सटेंशन केबल से उसका गला ही घोटने वाला था। तो हम लोग वहां पर पहुंच गए और वो बच्चे की जान बच गई वहां पर। इन दोनों में झगड़े थे। एक्चुअली ये दोनों शादी करने वाले थे और शादी को लेके इनकी आपसी झगड़े थे और वो झगड़े की वजह से ये उसको भी मारने वाला था, औरत को भी मारना चाह रहा था, लेकिन वो उसकी जान बच गई और वो भागकर यहाँ पर आ गई। लेकिन वो बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, इसलिए हमने उसके ऊपर गुना दाखिल किया और जो आज पीसीआर में है। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में हालात बेहद गंभीर हैं। किसानों की लाखों हेक्टेयर फसलें खतरे में हैं और लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। लेकिन जिलाधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो तुलजापुर में आयोजित एक कार्यक्रम का है, जहां जिलाधिकारी नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब किसानों और नागरिकों को सबसे ज्यादा मदद और समर्थन की जरूरत है, उस समय अफसर अपनी मौज मस्ती में व्यस्त थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखते ही ट्रोलिंग और आलोचना का कारण बन गया है। सवाल उठता है कि क्या जिलाधिकारी की ये बेजिम्मेदारी समय की मांगों के अनुरूप है?
जनता को उम्मीद थी कि संकट में प्रशासन सामने आएगा, लेकिन ये वायरल वीडियो उनके रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर लोग इसे गंभीर लापरवाही बता रहे हैं और जिले के प्रशासन से जवाबदेही की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बड़ा झटका दिया है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, गौरी खान और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि केस दायर किया था। इस केस में वानखेड़े का आरोप था कि आर्यन खान की नई नेटफ्लिक्स सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड ने उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये भी दावा किया था कि सीरीज में ड्रग्स विरोधी एजेंसियों को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है, जिससे जनता का विश्वास प्रभावित हो रहा है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें याचिका में संशोधन कर इसे फिर से दाखिल करने की अनुमति दे दी है। वानखेड़े ने सीरीज में दिखाए गए कथित अपमानजनक और अश्लील दृश्यों को लेकर स्थायी प्रतिबंध और मुआवजे की मांग की थी। याद दिला दें कि 2021 में एनसीबी अधिकारी ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। अब सीरीज में उन पर कटाक्ष और सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स के चलते मामला फिर से सुर्खियों में है। दिग्गज अभिनेता देव आनंद की बर्थ एनिवर्सरी पर अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें याद करते हुए एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया है। सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने देवानंद को सबसे स्टाइलिश और दिग्गज फिल्म निर्माताओं में से एक बताया और उनके द्वारा बनाए गए एक बेहद शानदार वीडियो को प्यार से याद किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने देव आनंद के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने आगे लिखा है कि वो हमेशा देव साहब के स्नेह, मार्गदर्शन, सही राह दिखाने वाले, हौसले, ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए आभारी रहेंगे और उन्हें देव साहब अमर रहे कहकर श्रद्धांजलि दी। देवानंद भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने 6 दशक लंबे फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने साल 1946 में हम एक हैं मैं लीड से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित थी। उनकी कुछ चर्चित फिल्में हैं, जैसे बाजी, टैक्सी ड्राइवर, काला पानी, गाइड, सीआईडी, जॉनी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा और हीरा पन्ना। उनकी अदाकारी और अनूठी शैली ने उन्हें एक एवरग्रीन लेजेंड बना दिया है। उनकी विरासत आज भी भारतीय सिनेमा में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी की विवादित किताब द सेनेटिक वर्सेस पर फिर से प्रतिबंध लगाने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल ही इस किताब पर 36 साल पुराने बैन हटाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील चांद कुरैशी ने अदालत से किताब की बाजार में उपलब्धता पर आपत्ति जताई है, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कोई राहत नहीं दी और याचिका को ठुकरा दिया। 37 साल पहले तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इस उपन्यास को भारत में मंगवाने या छपवाने पर प्रतिबंध लगाया था। उस पर दुनिया भर के मुस्लिम संगठनों ने इसे ईशनिंदा बताया था। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने भी इसे ईशनिंदा मानते हुए फतवा जारी किया था। इसके बाद सलमान रुश्दी को जान से मारने की धमकियां मिली। इस वजह से वो फ्री स्पीच के प्रतीक बन गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 1988 का नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका, इसलिए उसकी वैधता की जांच करना संभव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के द्वारा चुनौती को खारिज करते हुए कहा है कि वे प्रभावी तौर पर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के बाद द सेनेटिक वर्सेस भारत में पूरी तरह से उपलब्ध होगी और पाठक इसे बिना किसी कानूनी रोक टोक के पढ़ सकेंगे। ये फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साहित्य स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।